हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज फिर से एक बार एक नई लेक्चर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और हमारा आज का टॉपिक है नव विप्लववादी उपागम, जो कि MPS 02 की बुक का एक चैप्टर है, 4th चैप्टर है यह आपका MPS 02 का। तो स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल पर माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर मैं MA पॉलिटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो DU के हों या IGNOU के, सभी पर वीडियो बनाऊंगी। और मैंने काफ़ी चैप्टर्स अपलोड भी कर दिए, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जो है हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हम MPS के जो भी चैप्टर्स हैं MA पॉलिटिकल साइंस के, उस सभी पर वीडियोस बना रहे हैं। तो आपके लिए जो भी MPS कर रहा है उसके लिए ये चैप्टर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसमें जितने भी चीज़ें शामिल की गई होती है आपके इस टॉपिक में, उन सभी के बारे में हम आपको बताते हैं काफ़ी। जैसे कि IGNOU और DU की जो बुक्स होती हैं काफ़ी लेंदी होती हैं, तो उसको आप नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उसी चैप्टर को हम थोड़ा शॉर्ट करके और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें शामिल होती है मैं आपके लिए वो उसकी क्लियरिटी करके इसमें लेकर आती हूँ। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपके इस पे बन सकते हैं, उसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंस टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में कैसे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आपको उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। और आपको जो ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी नव विप्लववादी उपागम, तो इसमें आपको इसके मैंने आपको शॉर्ट में पूरा चैप्टर समझाया है, पर यहाँ पे मैं आपको उसके फुल नोट्स जो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। नव विप्लववादी उपागम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये आपकी बुक है नव विप्लववादी उपागम, ये आपका चैप्टर है इस बुक का, MPS 02 की ये बुक है। और इसमें जो भी टॉपिक है, अल्प विकास का सिद्धांत, केंद्र परिधि का सिद्धांत, निर्भरता का सिद्धांत, इसके बारे में जितना भी कुछ बताया गया है मैंने IGNOU की बुक से लेकर ही ये चैप्टर जो है आपके लिए कवर किया है, ताकि आपकी बुक के सारे पॉइंट्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको कवर कर सकूं ईजी लैंग्वेज में एक आपके लिए। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपके सारे ही ये जो पॉइंट्स हैं क्लियर हो जाएंगे इजी लैंग्वेज में। तो इस तरह से सबसे पहले हम जानेंगे नव विप्लववादी उपागम होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले यही पूछा गया नव विप्लववादी उपागम, जो आपका चैप्टर का नेम है। तो ये आखिर होता क्या है नव विप्लववादी उपागम? इसको हम अल्प विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अल्प विकास का सिद्धांत, अल्प विकास को आपको पता होगा, जहाँ पे भी कम विकास होता है उसे कहते हैं अल्प विकास। जहाँ पे डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया है, किस वजह से नहीं हो पाया उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि तृतीय विश्व के अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिका राज्यों में पूंजीवाद के प्रवेश के विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश डालते व विकास अथवा अल्प विकास के कारणों को देखना। नव विप्लववादी उपागम में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे जो भी हमारे देश में पूंजीवाद आए, 18 सेंचुरी में हमारे देश में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी। और पूंजीवाद जो है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था औद्योगिक क्रांति से। और हमेशा मतलब क्या है, उस वहाँ पे क्या हो रहा था उस वक्त, देश जो है दो भागों में बट गया था। एक था पूंजीवाद और एक वो वर्ग थे जिनका काम छूट गया था, जो कि औद्योगिक क्रांति की वजह से जब मशीनें आई थी तो जो लोग काम असहाय हो गए थे, जो वहाँ से फैक्ट्री में पहले अपने हाथ से काम कर रहे थे, तो वो लोग असहाय हो गए थे और मतलब उनके पास कुछ काम नहीं था, उनके पास क्या है, गरीब हो गए थे वो। तो ऐसे विश्व जो है दो खेमे में बट गया। तो उस वक्त मार्क्सवाद ने कैपिटलिज्म की थ्योरी दी थी पूंजीवाद की, कि पूंजीवाद जो है इन पे शोषण करता है और ये कब ख़त्म होगा इसके बारे में। तो नव विप्लववादी उपागम में भी हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, मार्क्सवाद की जो थ्योरी थी। तो उन्होंने बताया था कि पूंजीवाद किस तरह से हमारे जो है देश के लोगों पर शोषण कर रहा है, कैसे उसका प्रवेश हुआ और कैसे जो है हमारे देश में अल्प विकास हो रहा है और पूंजीवादों को फ़ायदा ही हुआ जा रहा है। तो ये किस कारणों से हुआ और ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं नव विप्लववादी उपागम के बारे में। तो नव विप्लववादी उपागम आपको समझ में आ गया होगा, अल्प विकास का सिद्धांत। और ये अल्प विकास किस वजह से हुआ था? पूंजीवादी लोगों के प्रवेश की वजह से। और यहाँ पे अल्प विकास के जो भी कारण बने थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये होता है नव विप्लववादी उपागम। और इसके अंदर तो क्या किस पे ये प्रभाव पड़ा था? लैटिन अमेरिका के जो देश थे
एशियाई तथा लैटिन अमेरिका राज्यों में, यानी कि लैटिन अमेरिका के जो भी देश थे, अफ्रीका, एशिया, तो इन सबको जो है इन सब का पूंजीवाद का जो है शोषण सहना पड़ा था। तो इन्होंने अपने लिए क्या किया था, एक सिद्धांत बनाया था, जिससे कि ये इन्होंने सोचा था कि हम अपने जो है जो भी कारण हैं हमारे, तो इन्होंने अपना एक सिद्धांत बनाया था और इन्होंने सोचा था कि हमारे जो भी अल्प विकास के, हमारे जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है उसके कारणों को हम जानेंगे। तो उसके लिए जो लैटिन अमेरिका के देश थे, इन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए थे, जिसे हम कहते हैं केंद्र परिधि का सिद्धांत। केंद्र परिधि का सिद्धांत बहुत इसके बारे में पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है केंद्र परिधि का सिद्धांत। तो इसमें क्या किया गया था कि हमारे लैटिन अमेरिका के देशों ने ये बताया था इसके अंदर कि हमारे देश में जो है अल्प विकास क्यों हो रहा है, क्या इसके कारण हैं, और इसके कारण उन्होंने सबसे बड़ा कारण इसका पूंजीवाद को बताया था। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है और इसके प्रमुख विचारक जो थे जिन्होंने इसके बारे में राय दी थी और लिखा था, तो वो थे एडम स्मिथ और रिकार्डो हैक्रोन तथा डैम्यूसन। तो ये प्रमुख विचारक थे। यहाँ पे एडम स्मिथ के बारे में मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है। तो ये थे एडम स्मिथ, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी इसके अंतर्गत। तो इन्होंने जो लैटिन अमेरिका का एक आर्थिक आयोग था, उसने ही ये जो है केंद्र परिधि का सिद्धांत दिया था और उसका आर्थिक आयोग का नाम था इकोनॉमिक्स कमीशन ऑन लैटिन अमेरिका। ये नाम आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या है ये सिद्धांत निकाला था और इसमें क्या कहा गया था कि लैटिन अमेरिका के आर्थिक आयोग ने केंद्र और परिधि के सिद्धांत को अपनाया, जिसने अल्प विकास के कारणों की व्याख्या और स्पष्ट करी। यानी कि इन्होंने केंद्र परिधि का सिद्धांत अपनाया और जो भी अल्प विकास हो रहा था देश में, वो किस कारण हो रहा है इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ECLA कहते हैं। तो ECLA विद्वानों का तर्क था कि विश्व केंद्र और परिधि में बट गया है। इन्होंने कहा था कि केंद्र और परिधि के सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था कि विश्व जो है वो दो भागों में बट गया है, एक तरफ केंद्र है और एक तरफ परिधि है। तो केंद्र के पास बहुत अधिक मात्रा में केंद्र के पास जमाव हो गया है। उन्होंने कहा था कि जो केंद्र है उसके पास क्या हो गया, बहुत वो सारा संपत्ति, सारा पैसा जो है वो तो केंद्र के पास ही आ गया है और परिधि के देश में निर्धनता बढ़ गई है। यानी कि जो परिधि देश हैं जो अल्प विकसित है उनमें निर्धनता बढ़ती जा रही है और जो केंद्र हैं जो उन पे शक्ति जमाए हुए हैं वो देश क्या हो रहे हैं, विकसित हो जा रहे हैं, अपना फ़ायदा किए जा रहे हैं। उसके बारे में यहाँ पे बताया था। तो ये था केंद्र परिधि का सिद्धांत। केंद्र परिधि हम सिद्धांत को ऐसे भी कहते हैं कि जैसे कि कोई भी देश जो ज़्यादा ताकतवर है और किसी ऐसा देश है जो कम ताकतवर है, उसके साथ अगर समझौता कर लेता है या उसके साथ अपनी नीतियाँ बनाता है, वहाँ पे अपना काम करता है, तो इससे क्या होता है, जो भी कम शक्ति वाला देश होता है, जो है थोड़ा गरीब होता है, दूसरे देश से कम शक्तिशाली होता है, उस पर दूसरे देश का क्या हो जाता है, वर्चस्व हो जाता है। फिर वो वहाँ पे अपनी ही नीतियाँ चलाने लगता है। उसी को हम कहते हैं कि वहाँ पे जिसे हम दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक कर लेना। तो यहाँ पे उसी की बात कही गई है, केंद्र और परिधि। यानी कि एक देश जो कि अल्प विकसित होता है, जिसका फ़ायदा उठा लिया जाता है, उसे कहते हैं हम परिधि, और केंद्र कहते हैं जो भी देश उस पर कब्जा कर रहा है, जो भी अपनी नीतियाँ चला रहा है। तो यही ECLA ने कहा था कि केंद्र और परिधि में देश जो है बट चुका है और सबसे ज़्यादा संपत्ति का जमाव किसके पास हो रहा है, केंद्र के पास हो रहा है, और परिधि देश जो है निर्धन होता जा रहा है। तो ये था केंद्र परिधि का सिद्धांत। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए थे ECLA ने, आर्थिक आयोग जो था उसने कहा था हमें तुरंत औद्योगिकरण करना लेना चाहिए। यानी कि जो है हमें जल्दी जल्दी क्या करना चाहिए, अपना औद्योगिकरण, यानी कि हम जो कर सकते हैं अपने लिए जो हम जो है उद्योग खोल सकते हैं अपने खुद के, हमें किसी दूसरे देश की सहायता ना लेनी पड़े, किसी दूसरे देश का जो है ना अपनाना पड़े कुछ भी चीज़। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है अपने उद्योग लगाने पड़ेंगे। और दूसरी नीति इन्होंने अपनाई थी योजनाबद्ध उद्योगीकरण।
यानी कि हम पहले योजना बनाएंगे फिर औद्योगिकरण करेंगे। तो औद्योगिकीकरण करने के लिए यानी कि हमें मशीनें अगर फैक्ट्री वगैरह खोलनी है अपनी खुद की, उसके लिए हम पहले योजना बनाएंगे, उसके बाद हम औद्योगिकरण करेंगे। और इससे क्या होगा, हमारा जो भी अल्प विकास हो रहा है, जो भी हमारे देश में निर्धनता बनी हुई है, इसको हम जल्दी से जल्द क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तथा प्रगतिशील अभिजन वर्ग की आवश्यकता, तो यानी कि जो भी अभी ऐसे लोग हैं जो कि जल्दी प्रगति कर सके, हमारे देश में ज़्यादा योगदान दे सके, उनको हमें शामिल करना चाहिए। तो ये 3 सुझाव उन्होंने दिए थे। ये 3 सुझाव अगर आपसे पूछे जाते हैं ECLA द्वारा केंद्र परिधि से निपटने के लिए, यानी कि केंद्र परिधि का जो उनका सिद्धांत था उसमें उन्होंने क्या सुझाव दिए, ये अगर पूछा जाता है तो आपको ये 3 सुझाव लिखने हैं। पहला था कि हमें तुरंत क्या कर लेना चाहिए, औद्योगिकरण कर लेना चाहिए। पर ये औद्योगिकीकरण हमें कैसे कर लेना चाहिए, हमें इसके लिए पहले योजना बनानी चाहिए। ये तो दूसरा तरीका उन्होंने बताया था, योजनाबद्ध औद्योगिकीकरण हमें कर लेना चाहिए। और प्रगतिशील अभिजन वर्ग की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें उन्हें शामिल करना चाहिए। यानी कि जो भी लोग हैं जो प्रगति करना चाहते हैं, जो भी हमारे देश में एक बेहतर योगदान दे सके, उनको हमें शामिल कर लेना चाहिए। तो ये था केंद्र परिधि का सिद्धांत। और केंद्र परिधि के सिद्धांत में ECLA ने, यानी कि आर्थिक आयोग ने, लैटिन अमेरिका के आर्थिक आयोग ने ये 3 सुझाव दिए थे। तो ये तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा केंद्र परिधि का सिद्धांत क्या था और इसके क्या सुझाव थे। हालांकि इस केंद्र परिधि के जो सिद्धांत की जो है आलोचना भी की गई थी। इसमें क्या बताया गया था कि जो केंद्र परिधि के जो सिद्धांत है, ये पूंजीवाद को जो है मतलब इतना जो उसने किया है वो चीज़ नहीं बता रहा है। काफ़ी चीज़ें इसमें जो है उसने अपनी ही एक सुरक्षा नीति बनाई है, अपनी ही लिए ही एक सुधार नीति बनाई है। यूँ कहा गया था इसको कि ये तो सिर्फ एक सुधार का कार्य कर रहा है। क्या लैटिन अमेरिका क्या कर रहा है, सिर्फ एक सुधार हम कैसे कर सकते हैं उसका कार्य कर रहा है। पर जो पूंजीवादियों ने किया उसके बारे में तो यहाँ बताया ही नहीं गया है। तो इस तरह से इसकी आलोचना की गई थी। फिर दूसरा इन्होंने अपनाया था निर्भरता का सिद्धांत। केंद्र परिधि के बाद आया था निर्भरता का सिद्धांत, 1960 के दशक में ये आया था। तो इन्होंने जो भी लैटिन अमेरिका के अल्प विकास के कारण थे, इसकी और भी अच्छे से क्या है व्याख्या करी थी। इन्होंने मतलब और भी चीज़ें ऐसी बताई थी कि किस वजह से हमारा जो है अल्प विकास हुआ है या विकास नहीं हो पा रहा है, किस वजह से नहीं हो पा रहा है। निर्भरता से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिससे कुछ देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है, जिससे अन्य अल्पविकसित देश को अपने अधीन कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पे भी यही बताया गया है कि निर्भरता क्या होता है, जब कोई देश किसी दूसरी अर्थव्यवस्था से प्रभावित हो जाता है। यानी कि मान लीजिए 2 देश हैं जिसमें से एक कम विकास कर पाया है, एक दूसरा है जो कि ज़्यादा विकासशील है। तो इससे क्या होता है, जो भी ज़्यादा विकासशील वाला देश होता है वो कम विकासशील वाले देश से क्या होता है, उस पर जो है अपना रौब जमाने लगता है, उसके संसाधनों का यूज़ करने लगता है अपने फ़ायदे के लिए। और जो कम विकास वाला देश होता है वो क्या होता है, उससे प्रभावित हो जाता है, उसके मतलब दबाव में आ जाता है और उसी की नीति अपनाने लगता है, उसके जैसे जो कार्य हैं वो उसकी बात मानने लगता है और उसके जैसे कार्य करने लगता है। तो निर्भरता से अभिप्राय यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी मतलब अन्य देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है, जिससे अन्य अल्पविकसित देश को अपने अधीन कर लिया जाता है। तो हम जब भी किसी दूसरे देश, किसी दूसरी अर्थव्यवस्था से प्रभावित होते हैं तो वो अर्थव्यवस्था क्या कर लेती है, हम पे कब्जा कर लेती है और हम उसके अधीन हो जाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच निर्भरता का उनके विकास पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब भी 2 या 2 से अधिक देश एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, या फिर निर्भर होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कब्जा कर लेते हैं, अगर कुछ संबंध भी बनाना चाहते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम जो भी देशों में जो भी संधियाँ होती हैं, जो भी वो अपनाते हैं एक दूसरे की चीज़ें, तो उनके जो इसका असर जो 2 देशों के बीच जो निर्भर हो रहे हैं वो उसका असर जो है हमारे जो है अंदर भी आंतरिक रूप से मतलब कि पड़ता है देश के और इसका जो प्रभाव होता है वो सकारात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है हमारी अर्थव्यवस्था पर। तो इस तरह से निर्भरता का सिद्धांत ये था और आपको इसको समझ में आ गया होगा। जब भी एक देश दूसरे पे डिपेंड हो जाता है
उसकी अर्थव्यवस्था से प्रभावित हो जाता है या फिर उसकी चीज़ें अपनाने लगता है, तो उसे कहते हैं निर्भरता। और इससे क्या होता है, हमारे देश पे, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कुछ पड़ते हैं, और जिसके कारण अल्प विकास क्या है होता है हमारे देश में। तो ये एक सिद्धांत बताया गया था। तो इन दोनों ही सिद्धांतों की, एक केंद्र परिधि का सिद्धांत और अल्प विकास के सिद्धांत की जो है, यानी कि निर्भरता के सिद्धांत की जो है आलोचना की गई थी। तो निर्भरता के सिद्धांत में जैसे क्या बताया गया था कि ये निर्भरता का सिद्धांत क्या है कि ये एक दूसरा देश हम पे कब्जा कर रहा है, यानी कि हम पे इसको औपनिवेशिक, जैसे मैंने आपको बताया औपनिवेशिक की तरह ही ये लग रहा है कि कोई देश हम पे, औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, जब कोई दूसरी शक्ति किसी एक शक्ति पर क्या कब्जा कर लेती है अपना, तो ये भी तो औपनिवेशिक की तरह ही है। तो कई आलोचकों ने इसके बारे में बताया कि ये तो एक मार्क्सवाद जैसे कहता था उसी के तरह हो गया कि यहाँ पे भी औपनिवेशिक तो हो रहा है हमारे में। और ये कैसे हो रहा है, जैसे कि मार्क्सवाद बताते थे कि पूंजीवाद हम पे कब्जा कर लेते हैं और हमारे साधनों को यूज़ करने लगते हैं, तो यहाँ पे भी एक तरह से एक शोषण ही हो रहा है। दूसरा देश जो है, बड़ी शक्ति जो है हम पे कब्जा कर लेती है और जो है हमारे संसाधनों को यूज़ करने लगती है, और हम उससे क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो विकासशील होते हैं और हम कम विकासशील होते हैं। इस वजह से जो है ये भी सिद्धांत इसी तरह है। और केंद्र परिधि के सिद्धांत के बारे में भी यही बताया गया था कि ये जो है पूंजीवाद के जो भी शोषण उसने किया उसके बारे में ये कुछ सुझाव नहीं देता है, ये बस अपने सुधारों की बात करता है कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। पर पूंजीवादी के ने क्या शोषण किया, क्या हमारे अर्थविकास के कारण रहे, उसको स्पष्ट नहीं कर पाया ये। तो इस तरह से इन दोनों की आलोचना की जाती है। अगर बात करें इनके इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस की, जो मैंने हेडिंग्स बनाई है जिसके ऊपर पूरा टॉपिक बनाया है, अगर यही आपको क्लियर हो जाता है तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, नवविप्लववादी उपागम क्या था। तो इसके बारे में पहले आपको लिखना है, नवविप्लववादी उपागम जो है एक अल्प विकास का सिद्धांत है, यानी कि किसी देश में विकास कम क्यों हो रहा है इसके बारे में वो बताता है, इसके कारणों पर वो प्रकाश डालता है। तो इसमें किस अल्प विकास की बात की गई है, किस देश के अल्प विकास की बात की गई है, लैटिन अमेरिका की। तो लैटिन अमेरिका के देशों की भी यहाँ बात की गई है, और किस कारण से, पूंजीवादियों के कारणों से, कि पूंजीवाद ने हमारे जो है औद्योगिकी क्रांति हुई हमारे 18वीं सेंचुरी में, और पूंजीवाद क्या थे, वो जो ज़्यादा फ़ायदे में थे जो देश, वो उनको फ़ायदा हो रहा था इस चीज़ का, और जो लोग गरीब हो गए थे, उस जिनका काम छिन गया था, वो लोग और गरीब होते जा रहे थे और पूंजीवाद द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। तो यही था नवविप्लववादी उपागम का सिद्धांत। और केंद्र परिधि का सिद्धांत क्या था, इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले आप इनके नाम ज़रूर लिखेंगे, एडम स्मिथ, रिकार्डो, इन्होंने इनकी राय दी थी। इसी से आपको क्वेश्चन शुरू करना है। जब भी आपसे पूछा जाता है केंद्र परिधि का सिद्धांत, तो आपको उनके विचारकों के नाम ज़रूर लिखने होते हैं, किस विचारकों ने जो है इसके सिद्धांत के बारे में बताया था। फिर आपको एक दूसरा नाम जो आपको याद रखना है वो है ECLA का, जिसका पूरा नाम है इकोनॉमिक्स कमीशन ऑन लैटिन अमेरिका, यानी कि ये लैटिन अमेरिका का आर्थिक आयोग था। तो इसका नाम आपको ज़रूर लिखना है, तो क्योंकि इसी ने केंद्र परिधि के सिद्धांत को जो है लेकर आए थे। फिर आप केंद्र परिधि के सिद्धांत क्या होता है, जब कोई दूसरा देश एक देश पे कब्जा कर लेता है अपना, तो और उसके जो है उस पर शोषण करने लगता है या फिर उसके संसाधनों को अपनाने लगता है, तो वही था, विश्व जो है दो खेमों में बढ़ जाता है, एक केंद्र और परिधि। और जो केंद्र देश होता है उसके पास ज़्यादा संसाधन हो जाते हैं, और जो परिधि होता है वो निर्धन होता जाता है। तो ये था केंद्र परिधि का सिद्धांत। और इसमें इसे ठीक करने के लिए क्या सुझाव बताए गए थे, ये सब सुझाव, 3 सुझाव बताए गए थे, और इनकी आलोचना भी की गई थी कि ये तो एक सुधार नीति ही है और इसमें पूंजीवाद के जो है शोषण की अभिव्यक्ति नहीं की गई है। तो इस तरह से इस सिद्धांत की आलोचना की गई। तो ये सब आपको जो है अपने क्वेश्चन में लिखना है। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब सिर्फ आपको नोट्स में जो बना रखे हैं हमने इसके नोट्स, उसी में आपको इसकी जो है ब्रीफ डेफिनेशन आपको दी जाएगी। ये मैंने आपको जो है पॉइंट्स आपका क्लियर करने के लिए इजी लैंग्वेज में और काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाने के लिए मैंने ये जो है
वीडियो बनाया था। तो अगर आपके उसके फुल नोट्स चाहिए और इसके क्या क्वेश्चंस इसके बनते हैं और किस तरह से अगर 20 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है या कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप किस तरह से देंगे, कितना बड़ा आप उसको लिख सकते हैं, उसमें भी नोट्स में ही आपको बताया जाएगा, वो आप हमसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे निर्भरता के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि 1960 के दशक में आया था और ये भी अल्प विकास के कारणों की व्याख्या करता है। और निर्भरता का क्या अर्थ था यहाँ पे, जब दूसरा देश किसी देश पे क्या है उसके अधीन हो जाता है, किसके, विकासशील देश के अधीन हो जाता है जब एक अल्प विकास देश, तो वो क्या होता है, निर्भरता। या फिर निर्भरता को हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक देश आपस में क्या है, संधि कर लेते हैं, तो इसका प्रभाव जो है हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी इकोनॉमिक पे पड़ता है और ये जो है नकारात्मक और सकारात्मक रूप से हमें प्रभावित करता है। तो ये था निर्भरता का सिद्धांत। तो अल्प विकास का कारण भी बनता है ये, इस वजह से इसे जो है अल्प विकास के कारणों में शामिल किया गया है। तो ये पूरा आपको बताना है निर्भरता के सिद्धांत के अंतर्गत। और भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, पर ये जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन इसी पे बनते हैं मोस्टली, तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपका क्वेश्चन बन जाएगा और पूरा चैप्टर यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है। इससे ज़्यादा जो है आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर के अंदर। जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपका मतलब जो भी नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर किसी और चीज़ का आपको कोई डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इस पर डीएम करके जो है आप हमें नोट्स ले सकते हैं हमसे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।